ये लो भैया, पूरे 12 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। हाँ ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 12 किलो गेहूं के 120 रुपए होंगे। हे राम, इतना महंगा? क्या भाभी, 1 किलो गेहूं के मैं बस 10 रुपए ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक ही चाहिए। हाँ, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। घर में उसकी पत्नी उमा और 5 साल की बेटी मोनी थी। उसकी पत्नी उमा हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारी जिंदगी चक्की चलाते रहना, और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं। अरे जब पति काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी बीवी को उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, ना कि आते ही चिक चिक बाजी शुरू कर देनी चाहिए। आए बड़े जैसे कि कोई अंबानी हो ना, जो नोटों की गड्डी लाकर मुझे दे रहे हो। 3 दिन से चावल खाने का मन है मेरा, लेकिन पति आटा चक्की चलाने वाला क्या मिला, मानो चावल से तो रिश्ता ही छूट गया मेरा। बाबा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। सुरेश के घर ये रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन सुरेश बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। ए आंधी, रुक 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 जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सुरेश उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तू मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें अब नहीं लौटा सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी उस घूमते हुए आंधी के बवंडर से एक पीतल का टिफिन बाहर निकला। अरे ये क्या है? ये एक जादुई टिफिन है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। सुरेश खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सुरेश की पड़ोसन और उमा की सहेली बिंदु आई हुई थी। उसकी नजर पीतल के उस टिफिन पर जाती है। इस कंगले के पास ही पीतल का टिफिन कहाँ से आया? बिंदु को देखकर सुरेश चुप हो गया और उसने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। टिफिन को छुपाते हुए देख बिंदु को उस पर शक हुआ और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे वो भी काम से आ गए होंगे। लेकिन बिंदु बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। क्या है, क्यों घोड़े पे सवार हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। सुरेश उस आटे को एक बर्तन में निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी उस टिफिन में और आटा आ जाता है। बाप रे, ये जादू कहाँ से सीखा है रे आप? सुरेश उमा को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब सुरेश किसी काम से बाहर गया था और उमा मोनी को लेने स्कूल गई थी, तो बिंदु चुपके से उनके घर गई और वो जादुई टिफिन उसने चुरा लिए और वहां हूबहू वैसा ही पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन सुरेश को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आंधी ने मुझे धोखा दिया है। उसने सिर्फ एक ही दिन का जादू मुझे दिया था। वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो,
लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं? इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है। अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है। अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांक कर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा। अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई। हाय दया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे। अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-2-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकाल कर बेचता रहा। आज के बाद उसे चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी माँ से उषा और अपने प्यार का जिक्र किया तो मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने वाली माँ उनके प्यार के लिए राजी नहीं होती और वो ये सुनते ही भड़क जाती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अर्जुन? कान खोलकर सुन लो, उषा जैसी मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। माँ, उसके मिडिल क्लास होने में
उसका क्या कसूर है? और मिडिल क्लास है तो क्या हुआ? वो किसी से कम थोड़ी है। तू ज्यादा जुबान मत चला। तुझसे ज्यादा देखी है मैंने ये दुनिया, और मैं इन मिडिल क्लास की लड़कियों की रग रग से वाकिफ हूं। अपनी माँ की बात अर्जुन की समझ से परे थी। उसने माँ की बात सुन तो ली, लेकिन मन ही मन एक फैसला ले लिया और उषा के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसे अपने घर ले आया। अर्जुन के साथ उषा को देख उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। खबरदार, खबरदार जो इस लड़की को लेकर मेरे घर के अंदर आया। माँ, ये लड़की ही अब आपकी बहू है। और जहां तक रही घर के अंदर आने की बात, तो अब तो आपकी बहू ने अपने शुभ कदम घर के अंदर रख दिए हैं। निर्मला, छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। आखिर वो हमारे बेटे की पसंद है और अब तो इस घर की बहू भी है। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। ये इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। निकल जाओ यहां से। ये सुनते ही पास ही खड़ी उनकी जवान बेटी धीरे से मां से कहती है, ये क्या कह रही हो मम्मी? भाभी बालिग है और शादी करके आई हैं। अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो पुलिस केस भी हो सकता है। हमारे परिवार की इज्जत ही नहीं, आप जेल भी जा सकती हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर मां घबरा जाती है। तो क्या करूं? इस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की को घर की मालकिन मान लूं? तुम भी ना मां, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बस अभी इस लड़की का पलड़ा भारी है, लेकिन ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये ज्यादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। बेटी की बात सुनकर मां खामोश हो जाती है और रात भर बेटी के साथ प्लानिंग करती है। दूसरे दिन जब बहू पहली बार खाना बनाने जाती है तो माँ बेटी प्लानिंग करती है। मम्मी, भाभी आज पहली बार खाना बनाने जा रही है, और आप तो जानती है ना पापा का नेचर। उन्हें अच्छा खाना पीना कितना पसंद है। अगर जरा सा खाने में कमी हुई नहीं कि उनका मुंह फूल जाता है, और फिर वो उसी खाने के बेस पर खाना बनाने वाले को भी जज करने लगते हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारे पापा के खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बस तो आज भाभी के खाने के साथ ऐसा तिकड़म करेंगे कि भाभी का फर्स्ट इंप्रेशन ही पापा के सामने खराब हो जाएगा। और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद बेटी शक्कर के पाउडर का पैकेट निकालती हुई कहती है, ये देखो मम्मी, ये शक्कर का पाउडर है। इसे नमक के डिब्बे में डाल दो। भाभी इसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डाल देंगे, और फिर ये शक्कर अपना ऐसा कमाल दिखाएगा कि पापा के सामने भाभी और भैया दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। ये कहती हुई दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं और सास जाकर नमक के डिब्बे में पिसी हुई शक्कर डाल देती है। बहू खाना बनाते वक्त उसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डालती है। सब्जी और दाल खाते ही ससुर भड़क जाते हैं। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? मीठी दाल, मीठी सब्जी। ये दाल सब्जी बनाए हैं या मिठाई? चीनी क्यों डाला खाने में? चीनी नहीं पापा जी, मैंने तो नमक ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद ही टेस्ट कर लो और बताओ, इसमें शक्कर है या नमक? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने मेरी बीवी की मर्जी के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया। मम्मी ने तो पहले ही कहा था, बस आप ही बहू बहू कहकर अपना प्यार लुटा रहे थे। और कहाँ गया ये अर्जुन? बड़ी डींगे हाँक रहा था कि उषा मिडिल क्लास की है तो क्या हुआ, वो किसी से कम तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसी वक्त इसके घर भेज दो, पहले जाकर घर से कुछ सीख तो आए। नहीं नहीं पापा, मुझे माफ कर दो। अभी अभी घर में आई हूँ, शायद डब्बे पहचान नहीं पाई कि कौन से डब्बे में नमक रहता है, कौन से में शक्कर। हाँ हाँ, अब कहो कि मुझे तो दिखता भी नहीं। मैं सब समझती हूँ तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की चाल को। अरे शांत रहो, शांत। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए और तुम नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। शायद बहू ठीक कह रही है, ऐसी गलती हो सकती है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। दूसरे दिन जब वो फिर खाना बनाती है तो पहले ही शक्कर का डिब्बा हटा देती है ताकि गलती ना हो, पर सास उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है। वो चुपचाप आकर उसके खाने में ढेर सारा नमक और मिर्ची डाल देती है। बहू को कुछ भी पता नहीं होता। वाह, खाना दिखने में तो काफी लजीज लग रहा है। आज मैं जम के खाऊंगा। जम के खाओगे या जमा के बहू को सुनाओगे? और सचमुच खाते ही ससुर चिल्लाते हैं, बहू, ये क्या मजाक है?
कल खाने में शक्कर ही शक्कर और आज नमक और मिर्च थोक के भाव में डाल दिया है तुमने। आह! नहीं पापा जी, आज तो मैंने नमक मसाले स्वादानुसार डाले थे। ऐसा स्वाद? एक काम करो, तुम एक निवाला खुद टेस्ट करो। बहू जैसे ही एक निवाला मुंह में लेती है वो मुंह से फुर्र से निकाल देती है। वाह क्या स्वाद है, खाते ही मुंह से बाहर आ गया। बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बोल क्यों नहीं देती? कोई जबरदस्ती नहीं है। निर्मला, कान खोलकर सुन लो, कल से मुझे ऐसा खाना खिलाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे? जिन्हें जरा भी शर्म हो वो छोड़कर जाएं ये घर। बहू की समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये जरूर पता लग गया था कि इस घर में उसकी राह आसान नहीं है और उसकी जिंदगी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी जहां उसकी राहें उसे मुश्किल लगती थी, वो अपने गुरुजी के पास जरूर जाती थी। गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए और दयालु किस्म के आदमी थे। उसने वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताई। बाबा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरी समझ में आ गया है बेटी। उसके बाद बाबा अपनी झोली से एक पुड़िया निकालकर उसे देते हैं। ये जादुई मसाला है, इसे तुम जिस खाने में भी डालोगी उसका स्वाद अपने आप अच्छा और स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, कुछ भी बनाते वक्त जैसे तुम सोचोगी बनने वाली चीज का स्वाद वैसा ही हो जाएगा। सच बाबा? हाँ, पर जो तुम्हारे साथ चालाकी करेगा उसकी थाली में उसी खाने का स्वाद वैसा ही आएगा जैसा कि उसने तुम्हारे साथ चालाकी करते वक्त सोचा होगा। इधर उसके ससुराल में सास और ननद सोच रही थी कि बहू घर छोड़कर चली गई है। वो मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन दोपहर तक बहू वो जादुई मसाला लेकर अपने ससुराल आ गई। उसे देखकर सास और ननद ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन बहू ने इस बात की परवाह किए बगैर अपने ससुर से एक बार और अपने हाथ का बना खाना खाने की रिक्वेस्ट की। ससुर पहले तो नाना कहते रहे, लेकिन बाद में मान गए। शाम को बहू खाना बना रही होती है और एक पल के लिए किचन से बाहर जाती है कि तभी सास आकर खाने में मसाला, मिर्च और नमक किलो के हिसाब से डाल देती है। ये तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में, तो कौड़ी की लड़की, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सास के जाते ही बहू आती है और उसमें पुजारी बाबा का जादुई मसाला डालते हुए कहती है, खाना खूब स्वादिष्ट हो जा। उसके बाद खाना लाकर जब वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो ससुर को खाते देख सास धीरे से अपनी बेटी से कहती है, देखना बेटी, अभी एक निवाला खाते ही तुम्हारे पापा ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। आह, वाह, क्या खाना बनाया है। आह, क्या बात करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा है, एक दो निवाले और खाओ। 2-4 निवाले क्या, मैं तो पूरा खाना खा जाऊंगा। ये कहते हुए फटाफट काफी खाना खा जाते हैं। ये देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैं? ऐसा कैसे हो गया? अरे देख क्या रही हो निर्मला, तुम भी खाओ। बहुत बढ़िया है। आह, ये सुनकर वो भी खाती है और उसे बड़ा ही गंदा स्वाद आता है। पूरा खाना वो फर्र से मुंह से बाहर निकाल देती है। छी, कितना गंदा खाना है। ये सुनकर बहू समझ जाती है कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ ये सब कर कौन रहा था। इधर ससुर जी भी अपनी पत्नी को इस तरह खाना उगलते देखते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है निर्मला, भला खाने का स्वाद मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। ये लो चखो। कहते हुए अपनी थाली का निवाला खिलाते हैं तो सास को स्वादिष्ट लगता है। अरे हाँ, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। फिर तुम्हारी थाली का क्यों नहीं है? वो भी तो इसमें से बहू ने परोसा है। तो आप भी मेरी थाली का खाकर देखो। ये सुनकर ससुर खाते हैं तो उन्हें स्वादिष्ट लगता है। ये तो बिल्कुल मेरी थाली के खाने जैसा ही है। मैंने पहले ही कहा था, अब चुपचाप खाओ इसे और बिना मतलब मीन मेख निकालना बंद करो। वो जैसे तैसे एक निवाला खाती है, फिर फुर्र से उड़ाती है। ये देख पति को गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से खड़े होकर चीखते हैं, ये क्या बदतमीजी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनते ही रोती हुई वो उनके पैर पकड़ लेती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है।
निर्मला, कोई तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो? बेचारे हमारे बेटा बहू एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हैं और तुम? माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। आज मुझे पता चल गया कि सच्चे प्यार का साथ ऊपर वाला भी